हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 4 का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। बच्चों, इस पार्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, प्रश्न 14 है क्या इसका, तो प्रश्न 14 है बच्चे, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। तो इसमें बोला जा रहा है, दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लूकमान। लूकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारी इम्तिहान लूंगा और अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे लेकर आओ। तो अब पहला क्वेश्चन ये है ना बच्चे कि गुलाम का क्या नाम था। तो बच्चे तो बोलोगे ना कि गुलाम का नाम क्या था। बच्चे यहाँ देखिए ना, तो गुलाम का नाम क्या था बच्चे, लूकमान था। क्या था, लूकमान था। तो इसका पहला क्या आंसर हो जाएगा, गुलाम का नाम लूकमान था। तो अब प्रश्न दूसरा है कि मालिक ने गुलाम को बुलाकर क्या कहा। तो बोलोगे, मालिक ने गुलाम को बुलाकर यह कहा कि मैं तुम्हारी इम्तिहान लेना चाहता हूं और अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। यही है बच्चे प्रश्न दूसरा का आंसर। तीसरा, मालिक ने लूकमान को क्या लाने को कहा। तो बोलोगे ना कि मालिक ने लूकमान को एक मरे हुए बकरे के जो सबसे बढ़िया हिस्सा है ना उसे लाने को कहा। तो बोलोगे कि मालिक ने लूकमान को मरे हुए बकरे के सबसे बढ़िया हिस्सा लाने को कहा। फोर्थ है, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी मतलब होता है बच्चे विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है इसमें, विलोम शब्द लिखना है। विरोधी मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है। तो बोलोगे ना कि ना गुलाम, गुलाम का क्या होता है बच्चे, गुलाम का आज़ाद होता है। गुलाम का आज़ाद होता है। और होशियार, होशियार का क्या होता है बच्चे, होशियार का मूर्ख होता है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है बच्चे हमारा कि पर्यायवाची शब्द लिखना है कि दिन, दिन को क्या बोलते हैं बच्चे। तो दिन को हम लोग बोलते हैं, दिन को दिवस बोलते हैं, वार बोलते हैं, वासर बोलते हैं, अहर बोलते हैं, अहर, अहर भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है ना। अब है बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या बोलते हैं बच्चे, तो बुद्धिमान को होशियार बोलते हैं और बुद्धिजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा कि वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए में पहला है बच्चे कामयाब। कामयाब से हम लोग क्या करना बच्चे, वाक्य बनाना है। तो बोलोगे ना कि राम ने खूब मेहनत किया, राम ने खूब मेहनत किया और वह परीक्षा में कामयाब हो गया या अपने उद्योग में वो कामयाब हो गया। फिर नेक्स्ट बच्चे इम्तिहान। इम्तिहान तो बोलोगे ना कि जिंदगी हमारा हर समय क्या लेती रहती है, हमें इम्तिहान लेती रहती है, हमें ऐसे इम्तिहानों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना। या अपने मन से जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इम्तिहान से आप उससे भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा अथवा है। तो अथवा में बोला जा रहा है ना कि निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग को क्या करना बच्चे, इसका भी गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ना, ऐसे समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए बच्चे, इसमें बोला जा रहा है ना कि मेरे पास वही एक साफा था, गज डेढ़ गज का टुकड़ा, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरे टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक उस साफे को कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका खून तेजी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तो देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। ठीक है ना बच्चे। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ना ये जो है बच्चे है ना, ये जो चैप्टर है ना, ये ना आतिथ्य चैप्टर से लिया गया है। आतिथ्य जो क्या करते हैं, जिसमें ना लेखक जो है ना वो अपने क्या करते हैं, चलने की सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहते हैं, वहां से लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1 कि लेखक के पास क्या था। तो बच्चे बोलोगे ना, देखिए पहला प्रश्न है कि लेखक के पास क्या था। तो आप बोलोगे ना कि लेखक के पास, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखक के पास क्या था, एक साफा था, एक साफा था, गज डेढ़ गज का टुकड़ा, यही लिखोगे इसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंधे ने कपड़े से क्या किया। तो अंधे ने कपड़े से, क्वेश्चन है कि अंधे ने कपड़े से क्या किया। तो बोलोगे ना कि अंधे ने कपड़े से, बोलोगे कि अंधे ने अपने हाथों से लेखक के टांगों को टटोला और ऊपर से नीचे तक क्या किया, उस साफे को कसकर बांध दिया। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोला जा रहा है ना कि टांगों पर बंधे कपड़े को खोलने से क्या हुआ। तो बोलोगे ना कि टांगों पर बंधे कपड़े को खोलने से उसमें रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ और लेखक की थकावट जाती रही। तो यही बच्चे इन 3 प्रश्न है, मतलब कि हर प्रश्न यहाँ पर क्या है बच्चे, 2-2 नंबर का है। तो 2-2 नंबर का हर प्रश्न आएगा, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चे, प्रश्न क्या है, प्रश्न 15वां है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो बोला जा रहा है ना कि पंकज कोश में भृग फसियो, कर तो अपने मन में मंसूबा, होइको प्रातः उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग ले खूबा, बेनी सो बीच ही और भई नाही,
काल को ध्यान न जान अजूबा, आए गबंद चबाए लियो, रहियो गए मन ही मन यो मनसूबा। तो ये बच्चे जब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा ना कि ना ब्रज माधुरी पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर संदर्भ में बोलोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि बेनी जी है। कौन है? इसके कवि बेनी जी है। अब प्रसंग के लिए फिर से क्या करना है बच्चे, 2 लाइन छोड़ देना है। पहले हम लोग अर्थ लिखते हैं, तो एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो देखिए एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि पंकज कोश में भृग फंसियो। तो पंकज मतलब होता है बच्चे कमल, कोश मतलब होता है पंखुड़ी, भृग मतलब होता है भौरा, और फंसियो मतलब होता है फंस गया। तो देखिए बच्चे पहले पंक्ति का भावार्थ बोलेंगे ना कि पंकज कोश में भृग फंसियो, तो बोलोगे कि कवि बेनी जी कहते हैं कि संध्या होते ही, शाम होते ही कमल की पंखुड़ियों के बीच क्या होता है बच्चे, भौरा फंस जाता है। आगे, कर तो अपने मन में मनसूबा, मनसूबा मतलब होता है ना मन में विचार करता है, और कमल की पंखुड़ियों के बीच में फंसा हुआ भौरा अपने मन में यह विचार करता है। क्या विचार करता है? आगे पढ़ते हैं। होइगो प्रातः उगेंगे दिवाकर। वो बोलता है ना भौरा कि जब प्रातः होगा ना और सूर्य क्या होगा, निकलेगा ना, जाऊंगा धाम परागले खूबा। मतलब कि जैसे ही सुबह होगा ना तो मैं क्या करूंगा, इस कमल की पंखुड़ियों के खुलते ही मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से निकल करके अलग अलग फूलों के फूलों का मैं क्या करूंगा, रसपान करूंगा। तो देखिए इन 4 लाइन का मतलब आप बोलोगे ना, यहाँ पर बोलोगे कि कवि बेनी जी कहते हैं कि संध्या के समय कमल की पंखुड़ियों में भौरा बंद हो जाता है, और कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरे के मन में यह विचार आता है ना कि जैसे ही सुबह होगा ना और सूर्य निकलेंगे ना, और कमल की पंखुड़ियों के खुलते ही मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से निकल करके ना फूलों का रसपान करूंगा, फूलों का रसपान करूंगा। ठीक है ना। अब आगे है बेनी सो बीच ही और भई नाही। तो कवि बेनी जी कहते हैं ना कि इसी बीच में क्या हो जाती है बच्चे, एक और घटना हो जाती है। कवि बेनी जी कहते हैं कि इसी बीच में क्या हो जाती है बच्चे, एक और घटना हो जाती है। काल को ध्यान न जान अजूबा। और घटना ये होती है ना कि ना भौरे को ना काल का मतलब कि मृत्यु का ना पता नहीं रहता कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। तो बोलोगे ना कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ना कि उस भौरे को ना काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं रहता है। आए गयंद चबाए लियो। गयंद मतलब होता है हाथी की ना सुबह होने के पहले ही क्या होता है बच्चे, हाथी आता है, और उस कमल की पंखुड़ी में जो भौरा बंद था ना उसको क्या कर लेता है, वो उस कमल के फूल को वो चबा लेता है हाथी। रहीगो मन ही मन यो मनसूबा। और जो कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरे के जो मन में मनसूबा था ना, मनसूबा मतलब कि इच्छा था, विचार था कि सुबह होगा और एक कमल की पंखुड़ी खुलेगी तो मैं क्या करूंगा, जाकर के फूलों का रसपान करूंगा। उसके मन में यह इच्छा दबी की दबी रह जाती है, अर्थात वह काल को नहीं जानता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस 4 लाइन का आप अर्थ बोलोगे ना कि कवि बेनी जी कहते हैं ना कि इसी बीच एक और घटना हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना कि उस भौरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहता है। वहां एक हाथी आकर के उस कमल के फूल को चबा लेता है जिसमें वो भौरा बंद रहता है, और कमल की पंखुड़ियों में बंद उस भौरे के मन की इच्छा उसके मन में ही रह जाती है, अर्थात कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरे की मृत्यु हो जाती है। तो यही बच्चे इसमें बोला गया है। अब इसमें बच्चे हम लोग अर्थ तो लिख लिए हैं, अब इसमें बच्चे प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में बोलोगे ना कि देखिए अर्थ को पढ़ने से समझ में आया है ना कि कवि ने क्या किया है, काल के समय के बारे में बताया है कि ना इंसान को ना पता होना चाहिए ना कि ना काल कभी भी आ सकता है, उसका मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर बोला ही गया है यही कि यहाँ पर बोला गया है ना कि इस पंक्ति में कवि ने काल से मनुष्य की अनभिज्ञता एवं काल की अनिवार्यता का वर्णन किया है कि ना मनुष्य कि ना मृत्यु कभी भी आ सकती है। या आप इसका एक और प्रसंग ये बोल सकते हो ना कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कमल की पंखुड़ियों में बंद फंसे भौरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया है। आगे विशेष क्या है, तो कवि ने काल मृत्यु के सत्य का सुंदर उदाहरण दिया है, ये बोलोगे। अब आगे देखिए बच्चे हमारा अथवा क्या है, 15 का अथवा में। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असभ्य सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर। देखिए मानवता आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, मानवता आ गया, मतलब कि ये मनुज को खोज निकालो से ये हो सकता है। तो अब आगे बोलोगे, आगे इसमें बोला जा रहा है खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। तो इसमें बच्चे बोलोगे ना, संदर्भ बोलोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के मनुज को खोज निकालो नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब आगे इसमें बच्चे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका प्रसंग हम लोग छोड़ देते हैं, पहले हम लोग अर्थ लिखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन का ना पहले अर्थ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे पहला लाइन क्या है, तो पहला लाइन बोला जा रहा है ना कि राजा प्रजा धनी और निर्धन। तो कवि कहते हैं ना कि इस समाज में ना राजा प्रजा अमीर और गरीब, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, सभ्य असभ्य सज्जन और दुर्जन सभी लोग निवास करते हैं। तो बोलोगे ना कि कवि कहते हैं कि इस समाज में राजा प्रजा अमीर तथा गरीब, सभ्य तथा असभ्य सज्जन और दुर्जन आदि लोग निवास करते हैं। आदि लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। भव मानवता से सबको भर, मतलब कि
ऐसे जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं ना, तो ऐसे हम लोगों को ऊंच नीच का भाव ना देख करके सभी के अंदर क्या करना है, मानवता का भाव भर देना है। तो बोलोगे यहाँ पर का अर्थ बोलोगे इन 3 लाइन का मतलब कि कवि कहते हैं ना कि इस समाज में राजा प्रजा अमीर और गरीब, सभ्य तथा असभ्य, सज्जन तथा दुर्जन आदि भिन्न भिन्न मानवताओं को मानने वाले लोग भरे पड़े हैं। कवि कहते हैं कि इन सभी विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में तुम क्या भर दो, मानवता की भावनाओं को ले आओ और मानवता का सभी में के अंदर भाव भर दो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कवि कहते हैं ना कि इस समाज में राजा प्रजा अमीर और गरीब, सभ्य तथा असभ्य, सज्जन तथा दुर्जन आदि भिन्न भिन्न मानवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो कवि कहते हैं ना कि इन इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में तुम क्या कर दो, मानवता का भाव भर दो। अब आगे बोला जा रहा है, आगे समझिएगा। आगे बोला जा रहा है ना कि खंड मनुज को फिर से ढालो। खंड मनुज मतलब होता है ना कि जो मनुष्य क्या हो गए आपस में टूट गए हैं मतलब कि जो ये विभिन्न वर्गों में बटे हुए को ना ऊपर नीचे मतलब कि समझते हैं ना कि नहीं ये तो अलग जात का है, ये तो अलग धर्म का है, तो इन सभी मनुष्यों को क्या करना है, फिर से ढालना है। उनको सभी के अंदर क्या करना है, हम लोग को मानवता का भाव भरना है। आज मनुष्य को खोज निकालो और ऐसे सच्चे मनुष्य को हमें क्या करना है, खोज निकालना है जो इन सबसे ऊपर उठ चुका हो, अर्थात जिसके अंदर क्या हो बच्चे, मानवता का गुण भरा पड़ा हो। तो बोलोगे ना पूरे लाइन का अर्थ बोलोगे, यहाँ से ना पूरे लाइन का अर्थ बोलोगे ना, यहाँ से बोलोगे ना कि कवि कहते हैं कि समाज में राजा प्रजा अमीर और गरीब, सभ्य तथा असभ्य, दुर्जन तथा सज्जन आदि भिन्न भिन्न मानवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। हमें क्या करना है, कवि कहते हैं ना कि इन सभी विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से हमें क्या करना है, सभी के अंदर मानवता का भाव भर देना है। फिर आगे बोला जा रहा है ना कि खंड मनुज को फिर से ढालो। तो कवि कहते हैं ना कि हमें इन बटे हुए विभिन्न वर्गों में मनुष्यों में क्या करना है, सभी को हम लोग को एकता के सूत्र में बांधना है, ताकि सभी के अंदर क्या भर जाए, एकता का भाव भर जाए। और हमें क्या करना है, सच्चे मनुष्य की खोज करनी है जिसके अंदर क्या हो बच्चे, मानवता का गुण भरा पड़ा हो। ठीक है ना। अब हम लोग क्या किए, हम लोग इसको पढ़े तो समझ में आया ना कि अर्थ तो लिख लिए हम लोग। तो हम लोग अब करेंगे प्रसंग, इसका प्रसंग लिखेंगे। तो बोला जा रहा है ना कि जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्य है ना, उनको एकता के सूत्र में बांधने की बात कही गई है कि हमें क्या करना, सभी को एकता के सूत्र में बांधना है। अब व्याख्या व्याख्या तो हम लोगों ने बता दिया। इसमें विशेष बोला जा रहा है ना, तो विशेष को पढ़िएगा। तो विशेष बोला जा रहा है ना कि भेदभाव को मिटा करके भारत की परिकल्पना स्वाभाविक जान पड़ती है कि हमें क्या करना है, भेदभाव को मिटाना है, जिससे हमारा भारत क्या बनेगा, एक अच्छा भारत बन के तैयार होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि प्रश्न 16वां में ना इसमें बोला जा रहा है कि आपका नाम रुपेश कुमार है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा में पढ़ते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो अगर आप लोग को पता हो ना, तो ये ना सेम टू सेम ये क्या है बच्चे, ये हमारा सेट फर्स्ट से ये क्वेश्चन है। सेट फर्स्ट में सेम यही क्वेश्चन था, और वो भी प्रश्न 16वां में ही था। ये वो भी कहाँ था बच्चे, प्रश्न 16वां में ही था। तो आप लोग उसको देख सकते हो, मैंने आप लोग को पढ़ाया है शिक्षण शुल्क मुक्ति है तो आवेदन पर, तो आप लोग उसको वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे क्या है, लिंक दिया हुआ है सेट फर्स्ट का, और भी बाकी अदर सब्जेक्ट का भी लिंक दिया हुआ है। आप अदर सब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हो बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हो। फिर आगे बोला जा रहा है कि इसका अथवा में क्या बोला रहा है, तो इसका अथवा में बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर अथवा है, अथवा में बोला जा रहा है ना कि अपने पिताजी को क्या करना है बच्चे, वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए बच्चे, सपोज करिए ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चे, पूरा खाली पेज है। क्या है, पूरा एक खाली पेज है, ऐसे करके पूरा ब्लैंक पेज है। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ना जगह का नाम लिखते हैं कि आप किस जगह रहते हैं, और यहाँ पर दिनांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। फिर यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ से फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी, जो यहाँ पर लिखाया हुआ है ना पूज्य पिताजी, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर नीचे में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श या फिर सादर प्रणाम लिखेंगे। फिर अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि आपका पत्र मिला, ऐसे करके। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या बोला चाह रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आपका पत्र मिला, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से आप सब भी वहाँ पर सकुशल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, जो कि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। तो इसके आगे बोलोगे ना कि व्यस्तता के कारण पत्र देने में विलंब हो रही है, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही बिजी चल रहा हूँ आजकल। क्यों बिजी चल रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है बच्चे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहा है। कठिन विषय जैसे अंग्रेजी एवं गणित में विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के लिए मैं कोई भी प्रयत्न शेष नहीं रखूंगा, मतलब कि मैं सारा जी जान लगा दूंगा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए। अंत में माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, बड़े भैया को मेरा प्रणाम कहिएगा, और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार दीजिएगा। आपकी पत्र की प्रतीक्षा में आपका प्रिय पुत्र, जो भी नाम रहेगा और जो भी दिनांक रहेगा। ठीक है ना, ये लिख दोगे। अब बच्चे बोलोगे ना कि सर दिनांक तो हम ऊपर में लिख दिए हैं, तो बच्चे नीचे में दिनांक मत लिखिएगा। ऊपर में दिनांक लिखवाया हूँ आप लोगों को बोल करके, तो नीचे में दिनांक को मत लिखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चे आगे क्या बोला जा रहा है, तो आज आगे बोला जा रहा है ना, देखिए बच्चे प्रश्न 17वां क्या बोल रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच में निबंध लिखना है। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, निबंध को डिस्कस नहीं करेंगे। निबंध के लिए अगर आप लोगों का कमेंट आता है ना कि सर निबंध के लिए भी क्या करिए, एक वीडियो लेकर के आइए, तो मैं क्या करूंगा 4 से 5 निबंध को क्या करूंगा, मैं उसमें डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट निबंध को मैं क्या करूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है निबंध, आप लोग उन सभी निबंध को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा हो गया, फिर यहाँ पर ये तीसरा और चौथा हो गया, और पांचवा यहाँ पर वर्षा ऋतु हो गया है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को वॉच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट का ना लिंक दिया हुआ है। आपको जिस सब्जेक्ट का देखना है ना, आप पर्टिकुलर क्या करिए, उस लिंक पर क्लिक करिए, तो आपको क्या होगा बच्चे, वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप लोग पढ़ करके समझ सकते हो। आई होप आप लोग का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।